सभी प्यारे बच्चों को मेरा यूट्यूब चैनल फोकस एकेडमी पर स्वागत है। आप सभी को जो हम वादा किए थे कि हम सोशल साइंस का बेस्ट प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से दीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी है, पूरी संभावना है। ठीक है, हम 400-500 क्वेश्चन का सीरीज करा रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 40। ठीक है, और इसको आप टेस्ट के ही रूप में दें क्योंकि सोशल साइंस में 80 प्रश्न पूछता है जिसमें से 40 बनाना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का 80 प्रश्न पूछता है जिसमें से 40 को बनाना रहता है। ठीक है, तो अच्छे से, और इसका थोड़ा कैमरा अपना यूट्यूब चैनल जो है ना, उस पर जब यूट्यूब पर देखिएगा लोग तो इसका थोड़ा जो क्वालिटी है उसे बढ़ा लेना है। ठीक है, सभी बच्चों को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की देखते हैं। सोशल साइंस का है प्रैक्टिस सेट, ये मेरा 1 है। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हो, ज़्यादा टाइम नहीं करना है क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 1 आ गया। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए में है रूस और इटली, ऑप्शन बी में है रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी में है रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी में है रूस और जर्मनी। बताइएगा बच्चों कौन सा इसका आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको इस टेस्ट को आप टेस्ट के ही रूप की तरह दें। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरी की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा बच्चों, 2 मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है तितसिन, ऑप्शन बी में है कैंटन, ऑप्शन सी में हो चिन मिन्हो मिना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा। सभी बच्चों इस टेस्ट को अपने टेस्ट के रूप में लगाएं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसलिए बहुत मेहनत किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से अपना आंसर बताएं। इसको कम से कम परीक्षा तक 2-3 बार देख कर चले जाना है। ठीक है, हम 500 का लगभग सीरीज करा रहे हैं क्वेश्चन का, आप लोग सभी को देखना है। सोशल साइंस का हर एक सब्जेक्ट का कराएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या तीसरी की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? बताइएगा बच्चों। ऑप्शन ए में 1929 लाहौर में, ऑप्शन बी में 1933 कलकत्ता में, सी 1931 कराची में, डी 1924 बेलगाम में। तो बताइएगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट पढ़े हैं वो जरूर बता देंगे। हमारा उम्मीद है क्योंकि उन लोगों को ये बहुत अच्छे तरीक़े से हम पढ़ाए हुए हैं, बता देंगे लोग। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए और हम इसका उत्तर देने वाले हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बताना बच्चों। ऑप्शन ए में है बरदौली, ऑप्शन बी में है अहमदाबाद, ऑप्शन सी में है खेरा, ऑप्शन डी में है चंपारण। बच्चा ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से इसको कर जाना है क्योंकि परीक्षा का समय बहुत अब कम है, पूरा अब सर पे है परीक्षा, लगभग 1 महीना बाकी है। इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा बारदौली सत्याग्रह, वहाँ की महिलाओं ने गांधी जी के द्वारा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। तो बताइएगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों। 5 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, इसका क्या होगा। 5वां नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या सभी वर्ग का? तो बताइएगा इसमें प्रश्न का आंसर क्या होगा। पूंजी जो पैसा वाले लोग हैं उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक यानी मजदूर वर्ग का, कृषक यानी किसान भाइयों का, या मध्यम वर्ग जो रोज कमाते खाते हैं उनके लिए, किसके लिए? बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा बच्चों, जल्दी बताएंगे बच्चों, वक्त तो बहुत कम है, जल्दी तैयारी भी करना और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी वर्गों को उन लोगों ने शोषण किया था। ठीक है, चलिए बताइएगा प्रश्न संख्या 7 का। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी ताकत कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन डी में है भौगोलिक क्रांति। बताइएगा बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों। 7 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा भैया, जल्दी बताओ लोग। 7 नंबर का कौन सा क्रांति से सबसे बड़ी क्रांति थी? बताइए आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, बताइएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा औद्योगिक क्रांति ही थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो बताना बच्चों इसका आंसर क्या होगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? बताना। 1990 में हुआ था, 1960 में हुआ था, 1970 में हुआ था, 1980 में हुआ था? बताना बच्चों। प्रश्न संख्या 8 का आंसर बताना। प्रश्न संख्या 8 का आंसर बताना। प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों,
हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 9, बताइएगा बच्चों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बताइएगा बच्चों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान की, गीता की, हदीस की या बाइबिल की? बताना किसकी की थी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? सभी को बताएगा, जल्दी बताओ बच्चों। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से आंसर देना है, ये टेस्ट के रूप में लगाना है आप सभी को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर कौन होगा बताइए? इस प्रश्न का आंसर होगा बाइबिल। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में? तो बताइएगा बच्चों, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण मतलब होता है छाप, जो छापते नहीं लोग, कॉपी, छाप खाना, वही होता है ना। छापने की कला जो थी कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? भारत में, चीन में, जापान में, अमेरिका में? तो बताइएगा बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे, जो हम ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाए हैं सभी को पता है, वो लोग बताएगा, जल्दी कमेंट करेगा। ठीक है, तो प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में हुआ था। ठीक है, कागज का भी आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। जहाँ कागज का आविष्कार हुआ, छपखाना भी तो आविष्कार वहीं पे ना होगा। ठीक है बच्चों, हम चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन है, यूरिया है, एड्रीन है या फास्फोरस है? बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित यानी रोकने वाला रसायन कौन सा है? यानी नष्ट कर देता है हम लोगों को प्रजनन इति करने में। बताइएगा कौन सा है रसायन है। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बताइएगा। फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लोटा का? लोटा नहीं होता है, लोहा होता है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, बताइएगा 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी बच्चों इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों। सभी बच्चे इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हमारे फोकस एकेडमी यूट्यूब चैनल 2M को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सभी को इसे बहुत बड़ा परिवार बनाना है। ठीक है, आप लोगों के सहयोग से ही बन पाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए जो हो सक रहा है मेहनत हम कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब बताइएगा प्रश्न संख्या 13 का आंसर बताइएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 13 का आंसर बताइएगा। संविधान की धारा का संबंध है, यहाँ पे 21 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 21 होना चाहिए, हम 21 लिख रहे हैं 21। जो संविधान की धारा 21 है वह किससे संबंधित है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से या मृदा संरक्षण से या जल संसाधन संरक्षण से या खनिज संपदा से संरक्षण से? यानी किसकी रक्षा करता है बताना। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव? बताइएगा 15% है, 20% है, 10% है, 7% है? बताइएगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बच्चों सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, हमारे फोकस एकेडमी 2M को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, आपके लिए जो ये मेहनत हो रहा है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज की, टिन की, लोहा की या बॉक्साइट की? बताइए बच्चों एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? उसी से ना बनेगा, उसी से तो निकलता है एल्युमिनियम। तो बताइए एल्युमिनियम का अयस्क वही तो लगता है। सभी बच्चे बता देंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को बताना चाहिए हमारी उम्मीद से। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बॉक्साइट, क्योंकि इसका अयस्क बॉक्साइट ही होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, मेघालय में? बच्चों बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो बताइएगा बच्चों कहाँ होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, केबीसी। तरह लग रहा है ना बच्चों, केबीसी में बैठे हैं हॉट सीट पे, अभी उसकी सुविधा नहीं है, जो है यही है। चलिए प्रश्न संख्या आगे चलते हैं 17 की ओर। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठंड बहुत ज़्यादा है बिहार में। अच्छे से रजाई में घुस जाइए और आराम से बैठ कर पढ़ा कीजिए। और कल सभी को मकर संक्रांति जो है उसका सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छे से मकर संक्रांति मनाएं, बधाई है। प्रश्न संख्या 17 का आंसर है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? यानी चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, खिलौना है या विद्युत उपकरण उद्योग? बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। सबसे छोटा पैमाना यानी छोटा फैक्ट्री में बनता हो उसके बारे में बात कर रहा है, यानी छोटी सी जगह में जो इसका हो जा रहा। चीनी उद्योग के लिए तो बड़ा चाहिए, कागज के लिए भी बड़ा चाहिए, विद्युत उपकरण के लिए तो बड़ा चाहिए, लेकिन खिलौना के लिए छोटा चाहता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। बताना बच्चों इस प्रश्न का आंसर बताना।
18 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? थोड़ा सा ये मिसमैच हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइप करने में गलत हो गया है। मतलब कितना क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र मतलब विकसित है, बताइएगा कितना है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 5 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बताइएगा बच्चों, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है बच्चों, बताइएगा सभी कोई। ये ऑप्शन 4 को दिया है, बताइएगा बच्चों। 62-83 किलोमीटर है, 52-43 किलोमीटर है, 72-83 किलोमीटर है, 85-100 किलोमीटर, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 19 नंबर प्रश्न का बच्चों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 62-83 बच्चों अच्छे से याद कर लेंगे। बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का कितने जनसंख्या है लगभग, ठीक है। लिंगानुपात इसके याद कर लेना। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को, परीक्षा विशेष है, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब बताइएगा बच्चों 20 नंबर का तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? बताइएगा। स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन, बताइएगा बच्चों सभी कोई। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों, सभी को बताएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बच्चों। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न 21 नंबर बच्चों। चलिए बच्चों, अब आधा हो गया, आधा और देना है। चलिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ये तो हो नहीं सकता। समाज और स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, और सी में दिया है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिला। बताइएगा बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा कौन सा होगा, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों, कौन होगा? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यही प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है, यही राइट है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, भारत संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। ऑप्शन सी में लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। ऑप्शन डी में महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। बताइएगा बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा कथन सही है वो बताना है। बताइएगा बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो हमारे देश में जानते ही हैं कि सारे धर्म जितने भी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म को समान रूप से दर्जा मिला है, ठीक है, किसी से भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया, ठीक है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है बच्चों, सभी लोग बच्चे समझ रहे हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बताइएगा बच्चों, प्रश्न संख्या 23 की ओर आंसर बताइएगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है ये विविधता को अपने में समेट लेती है, ठीक। ऑप्शन बी में है देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन सी है फैसले लेने में देरी करती है। ऑप्शन डी में है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो बताइएगा बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 23 नंबर प्रश्न का बच्चों आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है या देश की एकता को कमजोर करती है। बताइएगा बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सत्ता से में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है, ठीक है। क्यों जरूरी है हमें करना? अगर नहीं होगा तो देश की एकता में क्या हो जाएगी? कमजोर करती है। अगर कहीं हम लोग जितने भी जैसे महिला और जैसे हिंदू मुस्लिम में भी कैसे लोग करने लगते हैं, तो उसको नहीं होना चाहिए, उसको क्या करता है? देश को कमजोर करता है, ठीक है। तो यही है सत्ता में साझेदारी, यानी सत्ता में सभी का बराबर की भागीदारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है? देश की एकता में कमजोर करती है, इसीलिए सत्ता की साझेदारी सही है, नहीं तो देश की एकता की कमजोर करती है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। बताइएगा 24 नंबर प्रश्न का, वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किससे लिए जाना जाता है? बताइए। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आपातकाल लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर डी में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बताइएगा बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? किस लिए जाना जाता है? बताइएगा बच्चों। 24 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों। 1975 में एक और भी क्वेश्चन कल कराए थे, उसमें भी इस टाइप का प्रश्न था, बताइएगा। तो इस प्रश्न का हम जानते हैं, जो कल कभी को बता देगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, 1975 में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 25 की ओर। ये तो सभी लोग बच्चा बता देंगे क्योंकि बहुत ये सबको वाकिफ है। हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट है इसको जरूर बताएंगे, ठीक है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद ने, जयप्रकाश नारायण ने। हम बच्चों बताना चाहते हैं कि जो संपूर्ण क्रांति था या ये छात्रों का था, ठीक है, छात्रों या सभी का मतलब ये आंदोलन था एक तरह से, ठीक है। ये संपूर्ण क्रांति थी, जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। उसी समय बहुत सारे यंग लीडर जो कि आज बहुत देश में नाम कर रहे हैं, ठीक है, उसी समय बहुत सारे यंग लीडर थे हुए थे, ठीक है। तो बताइएगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, ठीक है।
तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी नारायण। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन सी में है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन डी में है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो बताइए बच्चों इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों, सभी बच्चों से उम्मीद है कि सभी लोग बताएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइएगा? प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं बच्चों आगे, प्रश्न संख्या 27 की ओर। निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? यही हम अपने जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको हम अच्छी तरह से बताएं, ठीक है। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है, किसे लिखना चाहिए, किस लिख दिया। सरकार को या न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को, किसे माना जाता है बताइए तो बच्चों? लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? सरकार को माना जाता है, न्यायपालिका को माना जाता है, संविधान को माना जाता है या राजनीतिक दल को माना जाता है? बताएंगे सभी बच्चे, हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों सभी को, जो हमारा जो एग्जाम होने वाला है फाइनल 2024 में, इसके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, राजनीतिक दल को माना जाता है, ठीक है बच्चों। हम चलते हैं आगे 27 की ओर। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। ये जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है ये सारे प्रश्न का आंसर बताएंगे, क्योंकि उन लोगों को हम बार बार ऐसे प्रश्न को पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। उनसे हमारा उम्मीद है कि वो 40 में से लगभग 40 में से 35 प्लस वो बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। उनसे हम कल मिलेंगे और पूछेंगे भी, ठीक है। आज जो ऑनलाइन स्टूडेंट वाले हैं वो भी 35 प्लस करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो वो भी पढ़े ही होंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपना इसके प्रश्न का आंसर दीजिए। दल बदल कानून जो है 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, ठीक है। ये सांसदों और विधायकों पर लगता है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब बताइएगा 29 का, जनता दल यूनाइटेड जो है पार्टी का गठन कब हुआ था? जो नीतीश कुमार का पार्टी है उसका गठन कब हुआ था? तो सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। क्या 1992 में हुआ था, क्या 1999 में हुआ था, कि 2003 में हुआ था, कि 2004 में हुआ था? तो सभी बच्चे 29 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे कब हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों जल्दी, कमॉन बच्चों। सभी को मंजिल अब आज सामने है बच्चों, उस मंजिल को एकदम पा लेना है। सभी को अपना टारगेट रखना है 450 अंक प्लस हमें स्कोर करना है किसी भी तरह, ठीक है। सभी का लक्ष्य ये रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, जनता दल तो हो ही गया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 की ओर। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो सभी बच्चे बताएंगे, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। जो निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर का प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? बताइएगा। ये सभी हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, तो उनसे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का आंसर देंगे। जवाब दीजिए। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। हम चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 31 की ओर। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ये सभी क्वेश्चन हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, ठीक है। उनसे हमें उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? अविकसित कहलाता है, या विकसित कहलाता है, या अर्धविकसित? अर्धविकसित का मतलब होता है बच्चों विकासशील, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चों इसका प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 31 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए कौन सा होगा? इस प्रश्न का आंसर होंगे विकसित, ठीक है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश कहलाता है विकसित। अपना भारत देश कौन सा बच्चों? सभी बच्चों इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपना भारत देश अर्धविकसित है कि विकसित है, बताएंगे। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर, ठीक है। बिहार की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ठीक है, ये हम सभी बच्चे को अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। बताएंगे सभी कोई, ठीक है। ऑनलाइन वाला भी बताएंगे, ऐसा नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन, ठीक है। हम 500 क्वेश्चन का सीरीज कराएंगे, सोशल साइंस का, हिंदी का और साइंस का, ठीक है। और मैथ का तो कुछ चल ही रहा है, ठीक है। बिहार की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का है, गया का है, शिवहर का है, या नालंदा का? सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। किस जिले की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय बताएंगे बच्चों? बिहार की बताइएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा पटना, ठीक है। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 की ओर चलते हैं बच्चों। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी में है पंजाब नेशनल बैंक। तो सभी बच्चों से हमारा उम्मीद है कि सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ठीक है। थोड़ा हिंट दे सकते हैं। जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसका स्थापना 1935 में हुआ था, ठीक है। बताएंगे बच्चों, सभी को इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, ठीक है। आरबीआई का नाम जानते ही होंगे लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आरबीआई हमको कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट रूप है आरबीआई। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, ठीक है बच्चों। तो हम चलते हैं, इसी को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। हम आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 34 की ओर। व्यावसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। व्यावसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताएंगे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में किया गया था पहली बार। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? बताएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। लगता है हमें कि सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जानते ही होंगे। ठीक है, बताइए बच्चों, 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन और है। ठीक है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और है, जल्दी बताएंगे बच्चों। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैसी वो कंपनियां होती है जिसकी मतलब मुख्यालय लगभग हर देश में ही होती है। ठीक है, एक देश से ज़्यादा अधिक देशों में मतलब होती है जिसका मुख्यालय, उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे कि यहाँ भी बिजनेस हो, भारत में भी हो और विदेश के देशों में भी का हो, इस कंपनी का बिजनेस हो। ठीक है, तो ये ऐसी जो कंपनियां होगी ना, सभी को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय। बहु मतलब होता है अधिक और राष्ट्रीय मतलब होता है देश, होता है ना। तो जो एक से अधिक देश में करे बिजनेस कर रहा है, कंपनी है, उसका मुख्यालय, उसी को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है बच्चों, तो इस बात को हमें समझ में आएगा सभी बच्चों को मेरा बात। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर बताएंगे। तो ये सारे जो है ना, ये सभी होंगे इसका आंसर। ठीक है, इनमें से सभी आंसर होंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को या 22 अप्रैल को? सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इससे तो सभी बच्चों को मालूम ही होगा। बताएंगे जल्दी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों, क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं। बताना बच्चों, इस प्रश्न संख्या 38 का आंसर बताना। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कहीं नहीं। बताना बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ इसका शिकायत कर सकता है? इतना से इतना के बीच में अगर किसी का लॉसेस हो रहा है तो बताएंगे कि कहाँ वो इति करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों, क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ये राज्य आयोग में करेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा मामला है तो ये थोड़ा राज्य आयोग में, इससे भी बड़ा मामला होगा तो केंद्र सरकार में जाएगा, राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, अगर जिले के अंतर्गत होगा तो जिला फोरम में करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला भी मेरा थी, इसको कल भी मतलब ऐसा ही 40 क्वेश्चन का चला जाए, ऐसा ही हम 500 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल फोकस एकेडमी 2M को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है। ठीक है, आप ही लोगों का प्यार की वजह से इतना मेहनत हो रहा है, जितना प्यार दीजिए उतना ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, या द्वीप पर भूकंप आना, या स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना? इनमें से कौन सा? अभी थोड़ा यहाँ पे टाइपराइटर गलत कर दिया है। ठीक है, तो बताएंगे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? बताएंगे इस प्रश्न का आंसर बच्चों। सभी लोग अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि लगभग एक ही महीना बच्चों बाकी है। ठीक है, आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मैथ में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैथ में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बुक के सारे बना जाइए लोग। ठीक है, और हम अपना पढ़ा ही रहे हैं, 1 to 1 चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है, उसका वीडियो अपलोड होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम के कारण कल अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन 1-2 दिन में वो वीडियो मेरा अपलोड होने लगेगा। ठीक है, तो आपको लोगों को लगातार मिलता रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, हम अपना आप लोग को हम धीरे धीरे गाइड भी करते रहेंगे। ठीक है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है आप सभी बच्चों को बताना है। तो इसमें इस प्रश्न का आंसर होगा जो समुद्र में भूकंप आता है ना, उसी को कहते हैं सुनामी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या आखिरी जो लास्ट है हमारा। ठीक है, ये 40 नंबर प्रश्न है जो लास्ट है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न मेरा लास्ट है और फिर भी हम कल 40 प्रश्न और लाएंगे। ठीक है बच्चों, कल हम 40 प्रश्न और लाएंगे। आप लोग इस प्रश्न का आंसर दें। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है, अधिक केंद्र कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। हम बताए थे ना बच्चों उस दिन, सबसे पहले कौन सा तरंग आता है भूकंप में पृथ्वी पर? सबसे पहले कौन आता है? पी तरंगे। लेकिन सबसे अधिक खतरनाक तरंगे कौन होती है? एल तरंगे। हम आप लोग को बताए थे ना 80 को क्वेश्चन जो मॉडल से 2024 में आया था, जो बिहार बोर्ड ने जारी किया था, उसका भी हम सोल्यूशन करवा दिए हैं 40-40 कर पहले 2 वीडियो में। ठीक है, ये हमारा ही नया कंटेंट है। ठीक है, ठीक है सर, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और हम कल जब दूसरा क्लास लाएंगे तो इस प्रश्न का हम आंसर देते चलेंगे। ठीक है, चाहे हम अपना कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है।
प्रश्न संख्या 40 का आंसर हम अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चे को धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए। हमारे फोकस एकेडमी यूट्यूब चैनल 2M को स्वागत कीजिए। ठीक है, हमारे फोकस एकेडमी 2M यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हाँ, एक बात और, सभी बच्चे अपने जितना भी 40 में से स्कोर आया है उस सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों जुड़ने के लिए।